नमस्कार, एनबी न्यूज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं धनेश्वरी देवांगन। अब खबरें विस्तार से। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा दिल्ली में हमलों की साजिश रच रहा है। दिल्ली पुलिस की एक एफआईआर में इसका खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक वीवीआईपी और भीड़भाड़ वाले इलाकों को आतंक के निशाना बना सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोयबा की एक बड़ी साजिश का पता लगाया है। यह कार्यवाही पुलिस ने केंद्रीय खुफिया एजेंसी की सर्विलांस प्रणाली के आधार पर की है। पुलिस को खबर मिली है कि यह आतंकी संगठन दिल्ली और देशों के अन्य हिस्सों में बड़ा आतंकी हमला कर सकते हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिससे साफ पता चलता है कि लश्कर के कारिंदों ने पाक अधिकृत कश्मीर के रास्ते जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की है। यह आतंकी संगठन देश की प्रमुख हस्तियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में हमला कर सकता है। लश्कर के कमांडर भारत में घुसपैठ करने वाले अपने गुर्गों के साथ संपर्क में हैं। इन गुर्गों को नाम नौमान, हमदानी और खुर्शीद के नाम से कोडवर्ड दिए गए हैं। यह बड़ा खुलासा उस तकनीक के सहारे हुआ है जिसका इस्तेमाल पुलिस निगरानी और चौकसी के लिए करती है। गौरतलब है कि इस संबंध में 1 दिसंबर को एक प्राथमिकी दर्ज कराने वाली दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली और देश के अन्य भागों में फियादीन हमलों की संभावना है। दक्षिणी हिंद महासागर में 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, लेकिन इससे जानमाल की किसी प्रकार की क्षति होने की आशंका काफी कम है। हिंद महासागर में शनिवार सुबह करीब 6:24 पर जबरदस्त भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 मापी गई। अच्छी खबर यह है कि इससे किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ और न ही सुनामी का खतरा है, वरना इतनी तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप ऑस्ट्रेलिया के मैकडोनल्ड और हार्ट द्वीप के पूर्वोत्तर में करीब 1020 किलोमीटर दूर था। इसका केंद्र दक्षिण पूर्व भारतीय रिज में था, जो दक्षिणी हिंद महासागर के सागर तल पर स्थित एक टेक्टोनिक प्लेट सीमा है। ऑस्ट्रेलिया में भी सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है। भूकंप से किसी भी तरह की क्षति की आशंका कम है। राम मंदिर निर्माण को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का शिवसेना ने समर्थन किया है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मुद्दे पर हम तो संघ के साथ हैं, लेकिन भाजपा का कुछ पता नहीं है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि केंद्र में बीजेपी की हिंदूवादी सरकार है, लेकिन राम मंदिर जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 जैसे विषयों को बस्ते में बांधकर कामकाज चलाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ा सवाल यह है कि भागवत के राम मंदिर निर्माण की घोषणा के बाद क्या बोला जाए। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिखा है कि शिवसेना संघ प्रमुख के बयान का समर्थन करती है और इस मुद्दे पर उनके साथ है। शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा है कि आरक्षण और राम मंदिर जैसे बयानों और भागवत की भूमिका से बीजेपी की देह पर सिहरसन आई और रोमांच हुआ, हम बता नहीं सकते। भारत में इंसानों के लिए इच्छा मृत्यु की अनुमति भले ही न मिल पाई हो, मगर 33 साल के हिमालयी भालू सोनू के लिए अधिकारियों की यह मांग सरकार ने मान ली है। बेजुबान जानवर भी मौत की आहट पहचान लेते हैं। शुक्रवार इंदौर के जू में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यहाँ 2 साल से पैरालिसिस से जूझ रहे भालू सोनू को जू अथॉरिटी शनिवार को दया मृत्यु देने वाली है। इससे पहले इस भालू की सेहत इतनी बदतर हो गई कि उसके शरीर से खून बहने लगा। बता दें कि किसी वन्य प्राणी को दया मृत्यु देने का एमपी में यह अपनी तरह का पहला मामला है। इंदौर जू अथॉरिटी के मुताबिक भालू की औसत उम्र 25 से 30 साल की होती है। सोनू की उम्र 33 साल से ज्यादा हो चुकी है। डॉक्टर यादव के मुताबिक भालू बेहद तकलीफ में है, खा पी नहीं रहा। 2 साल से उसका इलाज जारी है। अब अथॉरिटी से हमें दया मृत्यु के लिए इजाजत मिल गई है। 33 साल का हिमालयी भालू सोनू 2.5 साल से पैरालिसिस से जूझ रहा है। उसके शरीर का 80% हिस्सा लकवाग्रस्त है। सोनू इसी चिड़ियाघर में जन्मा था। वह हिमालयी नस्ल का भालू है। पैदा होते ही उसे एक दर्दनाक हादसे से गुजरना पड़ा था। पैदा होने के अगले ही दिन उसे जन्म देने वाली भालू ने उसका एक हाथ उखाड़ दिया था। अफगान तालिबान प्रमुख मुल्ला अख्तर मंसूर की आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी में घायल होने के बाद मौत हो गई। अफगानिस्तान के एक अधिकारी ने दावा किया है कि तालिबान सरगना आपसी रंजिश में हुई गोलीबारी में घायल होने के बाद मारा गया।
अधिकारी ने शुक्रवार को तालिबान सरगना मुल्ला अख्तर मंसूर के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि वह बुधवार को तालिबान कमांडरों की आपस में हुई गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गया था। तालिबान सरगना मुल्ला मोहम्मद उमर के जुलाई में मारे जाने के बाद मंसूर को इसका सरगना बनाया गया था, जिससे गिरोह में असंतोष उपजा था और यह 2 धड़ों में बंट गया था। पाकिस्तान की एक अदालत ने एक वकील की ओर से दायर उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वापस ले आए, जिसे भारत वर्षों से ब्रिटेन से हासिल करने का प्रयास कर रहा है। अदालत ने कहा कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है। लाहौर उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें एक वकील ने पाकिस्तान सरकार को लंदन से कोहिनूर वापस लाने का निर्देश दिया। इस याचिका को कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह याचिका विचार योग्य नहीं है। वकील जावेद इकबाल जाफरी ने लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और पाकिस्तान में ब्रिटिश उच्चायुक्त को प्रतिवादी बनाया था और संघीय सरकार को यह निर्देश देने की मांग की थी कि वह ब्रिटिश सरकार से कोहिनूर हीरा वापस पाकिस्तान लाए। वकील जाफरी ने अपनी याचिका में कहा है कि एक समय सबसे बड़ा ज्ञात हीरा रहा कोहिनूर पाकिस्तान को वापस किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की संस्कृति धरोहर है और वास्तव में उस पर उसके नागरिकों का अधिकार है। वकील ने कहा कि ब्रिटेन ने हीरा महाराजा रणजीत सिंह के पौत्र दलीप सिंह से छीना और उसे ब्रिटेन ले गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी गुप्त फाइलें अब सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री के निजी सचिव निपेंद्र मिश्रा ने शुक्रवार को नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया के डीजी को नेताजी से जुड़ी 33 फाइलों का पहला सेट सौंप दिया। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्रा ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलों का पहला सेट सौंप दिया है। इसके साथ ही 23 जनवरी 2016 को उनकी फाइलें सार्वजनिक करने के कार्य की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 रेस कोर्स रोड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से मुलाकात की और कहा था कि परिवार ने जो भावनाएं और आकांक्षाएं व्यक्त की उसे सरकार पूरी तरह से साझा करती है। पीएम ने कहा कि इस बात पर जोर देते हुए कि स्वयं अपने इतिहास को भूल जाते हैं, वे इतिहास का सृजन नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनकी सरकार किसी भी तरह इतिहास के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने या उसका गला घोटने में विश्वास नहीं करती है, बल्कि वह भारत के लोगों के सामने नेताजी के बारे में पूरी जानकारी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। मराठा शासक पेशवा बाजीराव और उनकी पत्नी मस्तानी के वंशजों ने शुक्रवार को संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी से 2 गाने को हटाने की मांग की और फिल्म निर्देशक से रिलीज से पहले फिल्म दिखाने का आग्रह किया। फिल्म बाजीराव मस्तानी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। इसमें फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की गुहार लगाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में याचिका नवाब आवेश बहादुर की ओर से पेश हुई। श्रीमंत बाजीराव पेशवा प्रति प्रस्थान के सचिव श्रीपाद कुलकर्णी ने बताया कि याचिका में कहा गया कि फिल्म में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। एक ऐतिहासिक व्यक्ति की छवि को धूमिल किया गया है। हमने फिल्म में एक गीत पर भी आपत्ति दर्ज कराई है। भारत के इतिहास में कोई राजा नहीं हुआ जिसने अपनी पत्नियों को राज दरबार में नचाया हो, लेकिन फिल्म में ऐसा दिखाया गया है। फिल्मकार संजय लीला भंसाली की चर्चित फिल्म बाजीराव मस्तानी में खुद को श्रीमंत बाजीराव और मस्तानी बाई का वंशज बताने वाले बहादुर परिवार ने फिल्म की कहानी पर आपत्ति जताई है और फिल्मकार को नोटिस भेजकर बिना अनुमति फिल्म बनाने का कारण पूछा है। आज बिरगांव में नवनिर्वाचित महापौर के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया की भी आने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस समारोह का विरोध जाहिर किया है। इस समारोह में कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी शपथ नहीं लेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा को शपथ ग्रहण समारोह की सूचना नहीं दिए जाने के चलते कांग्रेस पार्षद आज शपथ नहीं लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कलेक्टर से अनुमति लेकर किसी और दिन शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम किया जाएगा। नगर निगम में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की सूचना तक स्थानीय विधायक रायपुर ग्रामीण के विधायक वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जी को देना उचित नहीं समझा इस सरकार ने। जनप्रतिनिधियों की ऐसी उपेक्षा, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की ऐसी उपेक्षा शर्मनाक है और
सरकार के प्रशासन के काम करने के रवैये को दर्शाता है। यह जनता का अपमान है और इस कारण कांग्रेस जनों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का फैसला नहीं लिया है और इसका वे लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस में बागी कार्यकर्ताओं की हो रही वापसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन द्विवेदी का कहना है कि भले ही उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी, लेकिन कांग्रेस में हर किसी का स्वागत है। कांग्रेस पार्टी में अनुशासन की कार्यवाही करने और अनुशासन की कार्यवाही वापस लिए जाने दोनों की एक प्रक्रिया है और कांग्रेस पार्टी में इस प्रक्रिया के अनुसार पार्टी संगठन काम करता है। कांग्रेस पार्टी संगठन एक जीवंत संगठन है। रूबी को न्याय दिलाने के मामले में आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सामने प्रदर्शन कर उन्होंने डीओ को ज्ञापन भी सौंपा। रूबी परवीन की प्रतिभा को सामने नहीं आने देने का एनएसयूआई ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब रूबी परवीन प्रतिभावान है तो उसे पेपर क्यों नहीं देने दिया जा रहा है। अब इस प्रदेश की भाजपा सरकार बेटियों को पढ़ाने का झूठा दावा करती है और एक तरफ रूबी जैसे प्रतिभावान छात्र को जिसके अंदर प्रतिभा है कि वो डायरेक्ट 10वीं कक्षा में बैठ सकती है, उसी विषय में प्रतिभा को शिक्षा मार रहे हैं, लेकिन सरकार उनको नकारते हुए उस मासूम बच्ची दुर्व्यवहार कर रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के उप सचिव संजय शर्मा, जिला परिवहन यशवंत वर्मा ने भी धुतकारते उस मासूम को भगाया है। वो मासूम इस शिक्षा मंडल से रोते गई है। एनएसयूआई तत्काल उन्हें बर्खास्त करने की मांग करते हैं और जब तक यशवंत वर्मा बर्खास्ती नहीं होगी एनएसयूआई मुहिम में लगी रहेगी। कांग्रेस ने 12 दिसंबर को धिक्कार दिवस मनाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस दिन प्रदेश सरकार के कार्यकाल को पूरे 2 साल हो जाएंगे। 12 दिसंबर को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे। इस दिन कांग्रेस भाजपा सरकार के बढ़ी अराजकता को लेकर धिक्कार दिवस मनाने का ऐलान किया है। 12 दिसंबर को रमन सिंह की छत्तीसगढ़ में सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। इन 2 सालों में किसानों को निराशा हुई है, आम जनता त्रस्त है, परेशान है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ी हैं, किसान आत्महत्या कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया है, जिसकी पहली पेशी आज रायपुर के जिला कोर्ट में होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल के खिलाफ मानहानि का दावा ठोका है। उन्होंने कहा कि बिना सबूत के किसी की चरित्र हत्या करना ठीक नहीं है। इस पार्टी की अब मंत्री अजय चंद्राकर से अदालत में ही मुलाकात होगी। अजय चंद्राकर जी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को घेरने की कोशिश की है। इस तरीके की महिला विरोधी हरकतें और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के मुखिया के खिलाफ मुकदमेबाजी, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हम कानूनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ एनबी न्यूज वर्ल्ड में।